स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। देश दुनिया की तमाम खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार संभाली उत्तर प्रदेश की कमान। मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम समेत 52 मंत्रियों को भी दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ। लखनऊ में हुए भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। चीन के साथ सामान्य संबंध बहाली के लिए सीमा पर शांतिपूर्ण माहौल बनाने की जरूरत। दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा, भारत को लेकर पाकिस्तान से प्रभावित नहीं हो चीन की नीति। लोकसभा से वित्त विधेयक को मंजूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया चर्चा का जवाब। कहा, कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए नए करों का नहीं लिया सहारा, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए उठाए कदम। सरकार ने दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक लोकसभा में किया पेश। कांग्रेस, बीएसपी और आरएसपी ने गैर संवैधानिक बताते हुए किया विरोध। बिल में दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण का प्रस्ताव। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीरभूम हिंसा मामले में सीबीआई जांच के दिए आदेश। 7 अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश। सबूत जुटाने के लिए जांच एजेंसी ने घटनास्थल का किया मुआयना। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के जामनगर में आईएनएस वलसुरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना विभिन्न प्रकार के मिशन को पूरा करने के लिए अपनी ताकत का सतत विस्तार कर रही है और किसी भी परिस्थिति के लिए सदैव तैयार है। नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुरक्षा सहयोगी बनकर उभरी है। किसी सैन्य इकाई को उसकी विशिष्ट सेवा को मान्यता देते हुए प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में अमर शहीद हेमू कालानी के जन्म शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विश्व इतिहास में शहीद हेमू कालानी जैसे साहसी व्यक्तित्व गिने चुने ही देखने को मिलते हैं। शहीद हेमू जैसे निर्भीक क्रांतिकारियों ने आजादी के आंदोलन को सशक्त किया था। 19 वर्ष की आयु में देश के लिए बलिदान देने वाले हेमू कालानी की प्रतिमा भी संसद भवन परिसर में स्थापित की गई है। शहीद हेमू कालानी, जिनका बलिदान आज सारा देश उनको याद करता है। राष्ट्र के प्रति अपना जीवन देने वाले हेमू कालानी जी ने उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। देश में फर्जी मतदान को रोकने के लिए सरकार एक देश एक मतदाता सूची की अवधारणा पर विचार कर रही है और ऑनलाइन मतदान प्रणाली पर भी विचार चल रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि इस बारे में सरकार ने निर्वाचन आयोग से बातचीत की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पूर्व विधायकों को अब सिर्फ एक कार्यकाल के लिए ही पेंशन मिलेगी। अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि पंजाब में पूर्व विधायक भले ही 5 बार या 10 बार चुनाव जीते हों, उन्हें अब सिर्फ एक कार्यकाल के लिए ही पेंशन मिलेगी। इससे जो बचत होगी उसे लोगों के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में गुजरात राज्य पहले स्थान पर है। उसके बाद महाराष्ट्र दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। नीति आयोग की शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में पहले 5 राज्यों में तमिलनाडु और हरियाणा भी शामिल है। निर्यात तत्परता सूचकांक में निर्यात संभावनाओं और प्रदर्शन के लिहाज से राज्यों की तैयारी का आकलन किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा योजना से जनवरी 2022 में 12,84,000 नए सदस्य जुड़े हैं। ये आंकड़े देश में संगठित क्षेत्र में रोजगार को दर्शाते हैं। पिछले साल दिसंबर में इस योजना से 15,34,000 नए सदस्य जुड़े थे। ये आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट का हिस्सा हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने और सीएजी से ऑडिट कराने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करे। आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की आज मुंबई में बैठक हुई। इसमें रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पैदा हुए मौजूदा भू राजनीतिक संकट के भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव को लेकर चर्चा की गई। आरबीआई के मुताबिक इस बैठक में केंद्रीय बैंक के परिचालन से जुड़े तमाम पहलुओं और मौजूदा आर्थिक हालात की समीक्षा की गई है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का महत्वपूर्ण सत्र प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किए बिना ही स्थगित कर दिया गया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सांसद ख्याल जमन के निधन के चलते सत्र को 28 मार्च शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। और अब खबरें विस्तार से। योगी आदित्यनाथ ने आज दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही वह प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता संभाली है। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आयोजित हुआ। कई मायनों में खास इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी शासित 12 प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वहीं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। योगी मंत्रिमंडल में 52 लोगों को शपथ दिलाई गई है, जिसमें 16 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 20 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जिन विधायकों को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई, उनमें प्रमुख नाम हैं सूर्य प्रताप शाही, सुरेश कुमार खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जितिन प्रसाद, अरविंद कुमार शर्मा, योगेंद्र उपाध्याय आदि। पिछले साल के मंत्री मोहसिन रजा, श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह को नई कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। एकमात्र मुस्लिम मंत्री दानिश अंसारी आजाद को इस बार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नेताओं से मुलाकात की, साथ ही नेताओं के साथ सामूहिक फोटो भी खिंचवाई। प्रधानमंत्री ने स्टेडियम में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे। भारत ने चीन को आगाह किया है कि वे भारत को लेकर उस नीति पर नहीं चले जो पाकिस्तान से प्रभावित है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज दिल्ली में चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान ये बातें कही। चीन के विदेश मंत्री ने एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। भारत आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की हैदराबाद हाउस में लगभग 3 घंटे तक ये बैठक चली। इस दौरान दोनों देशों के बीच खुले वास्तविक एजेंडे पर व्यापक तरीके से बात हुई। विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद में हाल ही में ओआईसी की बैठक में जम्मू कश्मीर पर वांग यी के बयान का मुद्दा उठाया, जो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप था। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि चीन को भारत पर एक स्वतंत्र नीति अपनानी चाहिए और किसी अन्य देश से प्रभावित नहीं होना चाहिए। We hoped that China would follow an independent policy in respect of India and not allow its policies to be influenced by other countries and other relationships. वहीं इस दौरान विदेश मंत्रियों की बैठक में सीमा विवाद पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सामान्य संबंध बहाल करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांतिपूर्ण माहौल बनाए जाने की आवश्यकता है। एस जयशंकर ने कहा कि जब तक सीमा पर शांति नहीं होगी, एशिया के 2 सबसे बड़े पड़ोसियों के बीच में संबंधों के सामान्य स्थिति होने के कोई आसार नहीं है।
दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान, यूक्रेन के मुद्दे के साथ साथ शिक्षा, यात्रा और वाणिज्य के संबंध में भारत की चिंताओं पर भी चर्चा की। Essentially, our discussion today was to how to take this forward. Now, so the answer in that sense is, if you ask me, is our relationship normal today? My answer to you is no, it is not. And it cannot be normal if the situation in the border areas is abnormal. And surely the presence of a large number of troops there in contravention of agreements is abnormality. लोकसभा ने आज चर्चा के बाद वित्त विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। इसके बाद वित्त वर्ष 2022-23 की बजटीय प्रक्रिया पूरी हो गई। सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश 39 सरकारी संशोधनों को स्वीकार किया गया और द्विपक्षीय दलों के संशोधनों को नामंजूर कर दिया गया। लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनडीए सरकार आम लोगों पर कर का कम भार डालने की नीति पर काम करती है। कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने और व्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयासों के दौरान कोई नया कराधान नहीं लगाया गया, जबकि दुनिया के 32 देशों में कर का बोझ आम लोगों पर डाला गया। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने कॉरपोरेट कर में कमी की है और इसका लाभ अर्थव्यवस्था, सरकार और कंपनियों को हुआ है। चालू वित्त वर्ष में कॉरपोरेट कर संग्रह 7.3 लाख करोड़ रुपए हुआ है। उन्होंने राज्यों के साथ जीएसटी में भेदभाव के आरोप को भी खारिज किया है। By us, post the GST Council's suggestion, post the GST Council saying, yes, this should go through, so we are bringing it in the finance bill. So it's not being brought by the central government. Not to fund the recovery through any additional taxes. And that is why last year and this year, the continuity in not bringing newer taxation is something which I would like to place on the record of this House. सरकार ने दिल्ली के 3 नगर निगमों का एकीकरण करने संबंधी विधेयक को आज लोकसभा में पेश किया। बिल का कांग्रेस, आरएसपी और बहुजन समाज पार्टी ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को पेश करना इस सदन के विधायी दायरे में नहीं आता है। निचले सदन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2020 पेश किया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक पेश करना कहीं से भी भारत के संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 239 क के तहत दिल्ली से जुड़े इस कानून में संशोधन करने में सदन सक्षम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 3 नगर निगमों के सृजन का मकसद प्रभावी नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराना था, लेकिन पिछले 10 सालों में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए विधेयक लाया गया है। नगर निगम दिल्ली के लिए संशोधन विधेयक लाया गया है, तो उसमें इसका मूल जो उद्देश्य है और जिस उद्देश्य से कोई यह पूरा नहीं कर सका, दिल्ली वासियों को इससे बहुत नुकसान हुआ है। नगर निगम दिल्ली की नीति में एकरूपता, ठोस वित्तीय प्रबंधन, दिल्ली के विकास को गति तथा दिल्ली के विकास को गति के साथ साथ कर्मचारियों के वेतन भुगतान एवं सेवा स्थिति जैसी समस्याओं का समाधान होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीरभूम हिंसा मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से बनाए गए विशेष जांच दल के सामने कागजात और गिरफ्तार लोगों को सीबीआई के सुपुर्द करने को कहा है। अदालत ने कहा है कि तथ्य और परिस्थितियों की मांग है कि न्याय के हित और समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जांच सीबीआई को सौंपी जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को मामले में 7 अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की आगे की सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। बीरभूम जिले में 22 मार्च को हुई घटना के बाद कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने घटना की सीबीआई या एनआईए जांच की मांग वाली याचिकाओं पर भी साथ में सुनवाई की थी। The entire investigation to be handed over to CBI, and it is not going to be an independent CBI inquiry. It would be a court-monitored CBI inquiry. As you know, this is a matter suo motu taken by the court. वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई बीरभूम हिंसा मामले की जांच में जुट गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सीएफएसएल टीम बीरभूम जिले के बेगतुई गांव पहुंची है। जांच टीम ने जले और क्षतिग्रस्त मकानों से नमूने एकत्रित किए हैं। घटनास्थल पहुंची जांच एजेंसी की 8 सदस्यीय टीम ने कहा है कि वो यहां सबूत एकत्रित करने आए हैं। इस मामले में सीबीआई को 7 अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करनी है।
बीरभूम जिले के रामपुरहाट कस्बे के पास बोगतुई गांव में मंगलवार को तड़के कुछ मकानों में कथित तौर पर आग लगा देने से 2 बच्चों सहित 8 लोगों की झुलसकर मौत हो गई थी। हिंसा के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए कोर्ट के फैसले का विपक्षी दलों ने स्वागत किया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि अदालत के फैसले का पालन किया जाएगा और सीबीआई को पूरा सहयोग दिया जाएगा। यही उम्मीद थी सबको, और सबको सामान्य लोग से लेकर सारे पार्टी मीडिया का भी ये डिमांड था कि सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि बंगाल की जो सरकार है, ममता सरकार, इनकी जो कैपेसिटी सबको मालूम है। We have taken all necessary steps needed regarding the investigation, and now we have seen the CBI order. We will cooperate with the investigation of CBI and we will not oppose the order of CBI. पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पिछले दिनों हुई हिंसा का मुद्दा आज फिर राज्यसभा में उठा। बीजेपी की रूपा गांगुली ने शून्यकाल के तहत इस मुद्दे को उठाया और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। रूपा गांगुली ने कहा कि बंगाल में राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, वहां से एक एक कर लोग भाग रहे हैं। सदन में इस दौरान टीएमसी सांसदों ने इसका विरोध किया। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। गतिरोध शांत नहीं होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दी। 2 बच्चे हैं और बाकी लोग हैं, बाकी 4 तो बस सभी। आज की खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें राज्यवार, साथ ही आपको बताएंगे क्या है यूक्रेन के मुद्दे पर नाटो की ताजा प्रतिक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज की खबर में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि देश में 2024-25 तक करीब 80 नए हवाई अड्डे होंगे। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विमानन क्षेत्र में भारत तेजी से उभरा है। पंजाब में आप नेता राघव चड्ढा को विधानसभा सचिव द्वारा राज्यसभा सांसद का प्रमाण पत्र सौंपा गया। आप के 5 राज्यसभा प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। राघव चड्ढा ने कहा है कि उन्हें जो जिम्मेदारी पार्टी की ओर से दी गई है वो उसे पूरा करेंगे। ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। सत्र 31 मार्च तक चलेगा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लेखानुदान 29 मार्च को पेश किए जाएंगे और उसके बाद उसी दिन बजट पर चर्चा होगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज विधानसभा में वर्ष 2021-22 के लिए आउटकम बजट की स्थिति रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में 13,000 से अधिक कक्षाओं का निर्माण और सरकारी स्कूलों में पंजीकृत छात्रों की संख्या बढ़कर 18 लाख हो गई है। गोवा में राज्यपाल पी श्रीधरन पिल्ले ने 29 मार्च से नई विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आहूत किया है। सत्र के दौरान मनोनीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत विश्वास मत हासिल करने का प्रयास करेंगे। प्रमोद सावंत 28 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन के साथ ही 29 मार्च से 5वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 3 दिन तक चलेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक विधानसभा का पहला सत्र 29 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। थोकचोम सत्यव्रत सिंह मणिपुर विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। सत्यव्रत सिंह ने हाल ही में चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार के रूप में दूसरी बार यास्कुल विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी। उन्होंने कहा कि वो बिना किसी पक्षपात के अपने कर्तव्यों का निर्वहन विवेकपूर्ण तरीके से करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में संसदीय लोकतंत्र के उन्नयन में राज्यपाल और विधायकों की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि वो कॉपी बुक गवर्नर हैं जो चुपचाप काम करने में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि वो कभी संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। दोनों मुख्यमंत्रियों ने दोनों राज्यों के बीच चल रहे कोयले के मुद्दे पर चर्चा की। हिमाचल प्रदेश में शिमला नगर निगम और इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। शिमला में प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के नेतृत्व में हुई बैठक में इस पर चर्चा की गई। बंबई हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर ईडी को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। ईडी को 1 सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करना है। इसके बाद सुनवाई 8 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के 1 वर्ष पूरा होने पर कानपुर में वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इसकी थीम 2 कदम शहर के लिए, 1 कदम हम चलेंगे और 1 कदम आप चलिए है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता और पुलिस के बीच की दूरी को खत्म करना है। अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके पश्चिमी सहयोगियों ने यूक्रेन पर रूस के हमले के जवाब में उस पर नए प्रतिबंध लगाने और युद्धग्रस्त देश को मानवीय सहायता प्रदान करने का संकल्प जताया है। ब्रुसेल्स में यूक्रेन के मुद्दे पर नाटो, 7 औद्योगिक देशों के समूह और 27 सदस्यीय यूरोपीय परिषद ने कल आपातकालीन बैठक की। पश्चिमी देशों के नेताओं ने रूस के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए आगे की कार्यवाही पर चर्चा की। साथ ही इस बात पर भी विचार किया गया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रासायनिक, जैविक या परमाणु हथियार की तैनाती करने की स्थिति में क्या वाकई की जाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन का साथ देने और रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूरोपीय संघ के नेताओं का शुक्रिया अदा किया है। इन प्रतिबंधों में नई नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के माध्यम से रूस को यूरोप में प्राकृतिक गैस पहुंचाने से रोकने का जर्मनी का निर्णय भी शामिल है। ब्रसेल्स में कल यूरोपीय संघ की बैठक के दौरान जेलेंस्की ने कीव से वीडियो के जरिए संदेश दिया। उन्होंने यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के आवेदन पर तेजी से कार्यवाही करने की अपील भी की। उत्तर कोरिया में अपनी सबसे बड़ी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की पुष्टि की है। इसके बाद अमेरिका ने नए प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम के लिए संवेदनशील सामग्री मुहैया कराने के लिए रूस और उत्तर कोरिया में 5 इकाइयों और लोगों के खिलाफ नए प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। दक्षिणी कोरिया और जापान ने कल ही दावा किया था कि 2017 के बाद से अपने पहले लंबी दूरी के परीक्षण में उत्तर कोरिया ने राजधानी प्योंगयांग के पास एक हवाई अड्डे से ICBM का प्रक्षेपण किया है। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने तालिबान से अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल फिर से खोलने का आह्वान किया है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, इटली और नॉर्वे के विदेश मंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधियों ने संयुक्त बयान में कहा कि तालिबान ने बुधवार के फैसले से छात्राओं के साथ अफगानिस्तान की कुछ बनने की महत्वाकांक्षाओं को नुकसान होगा। शिक्षा एक मानवाधिकार है। ऐसे में तालिबान को छात्राओं की शिक्षा पर लगाए गए प्रतिबंध पर फिर से विचार करना चाहिए। इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां संस्करण कल से मुंबई में शुरू हो रहा है। इस बार 2 नई टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस 8 मौजूदा टीमों में शामिल हो गई हैं। लीग का पहला मैच वानखेड़े स्टेडियम में गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और पूर्व चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला जाएगा। देश में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में होने के बाद 2019 के बाद पहली बार दर्शकों को स्टेडियम में जाकर मैच का आनंद उठाने का मौका मिलेगा। स्टेडियम की क्षमता के 25% दर्शक इसे स्टेडियम में जाकर देख पाएंगे। फाइनल मैच 29 मई को खेला जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 115 रन से जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीत के लिए 351 रनों का लक्ष्य दिया था। घरेलू टीम ने मैच के अंतिम दिन की शुरुआत बिना किसी नुकसान के 73 रनों के पर की और सलामी बल्लेबाज इमरान उल हक ने 70 और कप्तान बाबर आजम ने 55 के साथ पारी को मजबूती दी। लेकिन नॉर्थन लियोन ने 5 विकेट लिए और पैट कमिंस ने अपने 3 विकेटों के साथ कहर बरपाया और घरेलू टीम 235 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने तीनों मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-0 से जीत लिया। उधर ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। वे महिला विश्व कप टूर्नामेंट में लीग के अपने सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है।
वेलिंगटन में खेले गए इस मैच को बारिश की वजह से देरी से शुरू किया गया और 43 ओवर का रखा गया, जिसके बाद बांग्लादेश ने लता मंडल के 33 रनों की पारी की बदौलत पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 135 रन बनाए। 136 के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बेथ मूनी के 66 रन और एनाबेल सदरलैंड के 66 रनों की नाबाद साझेदारी से मैच जीत लिया। और चलते चलते अब आपको छोड़ जाते हैं लंदन के सेंट जेम्स पार्क में डैफोडिल्स की तस्वीरों के साथ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।